बलदेव सिंह ज्यादा खतरनाक है क्योंकि उनकी नजर मेरी कुर्सी पर है और वो कुर्सी हथियाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। नवजीवन आधार पार्टी, नवजीवन आधार पार्टी। मैंने ये पार्टी आप सबके लिए बनाई। आप देख ही रहे हैं आचार्य जी, मुख्यमंत्री का ताज सिर पर है, वो कांटों का ताज बनता जा रहा है। लेकिन 8,000 करोड़ का ये जो मुद्दा उठा है, इससे पार्टी के कई विधायक हताश हैं। इसीलिए मैंने इस मंथन शिविर का आयोजन किया है। हमारे नवजीवन आधार पार्टी का महासचिव। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये जो आपके घर में उथल पुथल हुई है, ये सुनकर के बहुत दुख हुआ। ये सब विरोधियों की साजिश है। समझता हूँ, अच्छी तरह समझता हूँ कि विरोधियों ने आपके घर में दरार खड़ी कर दी है। हद हो गई। सक्सेना, मैंने जो नई पार्टी बनाई है, मैं चाहता हूं कि उसका सारा काम तुम संभालो। ये तो मेरा सौभाग्य होगा मंत्री जी, सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। तो फिर कल से तुम मेरा सारा काम संभालोगे। मुझे भी तुम्हारी तरह एक अनुभवी आदमी की जरूरत थी, जो राजनीति को जानता हो। मंत्री जी, आपके साथ तो हमने सालों गुजारे हैं और ये सब तो आप लोगों से ही तो सीखा है। अब आपके काम नहीं आएंगे तो भला किस काम का मेरा ये अनुभव है। कल सुबह 10:30 बजे आ जाओ। पार्टी को लेकर सारी रणनीतियां तैयार करनी, क्योंकि पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा सक्सेना। अरे मंत्री जी, कोई कुछ भी कहे, पर मैं इतना जानता हूं, आप पार्टी बनाएं और वो कामयाब ना हो, हद हो गई है। अच्छा जी, अब मैं चलता हूं। ठीक है। ये क्या है पापा? हद हो गई, हद हो गई, हर बात में हद हो गई बोलता है। बेटा, इन्हें हर बात पे हद हो गई कहने की आदत है। लेकिन उससे हमें क्या? लेकिन ये आदमी बहुत काम का है बेटा। ठीक है पापा। पापा, मैं एक बात कहना चाहता था। हाँ, कहो ना। मुझे लगता है कि कहीं ये प्रदीप जी हमारे विरोधियों से मिले हुए तो नहीं है, जिसकी वजह से प्रदीप जी ने आपको कुछ भी नहीं बताया। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रदीप तो मेरे सारे राज जानता है। ऐसा होता तो अब तक मेरे सारे राज बाहर आ चुके होते। मैं तो बस ये कहना चाहता था कि आप जिसे भी अपना पीए रखें, उसे अच्छी तरीके से देख समझ के रखें। फिक्र मत करो राजवीर, ये जो सक्सेना है ना, बहुत भरोसे का आदमी है। ये अगर मेरा काम करेगा ना, तो सिर्फ मेरा ही करेगा। बेटा, ये जो पीए होते ना, किसी का राज किसी को नहीं जानने देते। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, जो जिंदगी आप लोगों ने गुजारी है, क्या वही जिंदगी आप लोग अपनी बेटियों को देना चाहेंगे? नारी सदियों से गुलाम रही है, उसे गुलाम बनाए रखने के लिए हजारों तरीके ढूंढे गए हैं। उसके पैरों में जंजीरें पिनाते गए और उन्हीं जंजीरों में हमारी परवरिश हुई। क्या वही जंजीरें आप अपनी बेटियों को पहनाना चाहती हैं? आज सरकार महिलाओं को समान धारा में लाना चाहती है और आप लोगों को ये बात समझना चाहिए। तभी बेटियां शिक्षित हो पाएंगी और अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगी। तभी नारी को समान अधिकार मिलेगा। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन ये भी तो सच है, घर की मान सम्मान सारी जिम्मेदारियां हम औरत पर ही तो होती है। समाज के लिए भी औरतों को ही जिम्मेदार माना जाता है। अगर किसी लड़की के साथ कोई हादसा हो जाता है तो सबसे पहले उसकी माँ को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो क्या इसी वजह से आप अपनी बेटियों को घर में बंद करके रखेंगे? लड़कियों को पढ़ाने के लिए, उन्हें शिक्षित करने के लिए बड़ी बड़ी योजना पे काम किया जा रहा है और वो योजनाएं पूरी तरह से कामयाब इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोगों का सहयोग नहीं है। आपकी बात कहने और सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन नारी के लिए उसकी इज्जत मान सम्मान उसका सबसे बड़ा गहना होता है। मेरी बेटी पढ़ने तो जाती है, जब वो वापस नहीं आती तो मैं चिंतित रहती हूँ, परेशान होती हूँ कि अब तक वह वापस क्यों नहीं आई।
आप नारी की स्वतंत्रता की बात कर रही हैं, जबकि हर माँ आज के माहौल की वजह से बेटी को लेकर चिंतित और परेशान रहती है और वो यही चाहती है कि बेटी कम से कम कदम घर से बाहर निकाले। क्या आपकी सरकार ने उन माताओं के दिल से ये डर निकालने की कोशिश की है? हाँ, हम बेफिक्र होकर अपनी बेटियों को स्कूल कॉलेज भेज सके। आप भी एक माँ हैं, समझ सकती हैं। कोई भी माँ अपनी बेटी की इज्जत, जिंदगी का खतरा नहीं उठाना चाहेगी। अगर हो सके तो कुछ ऐसा कीजिए कि हर माँ अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंता से आजाद हो सके। उसके बाद ही आपके बातों पर सही ढंग से अमल हो पाएगा। आप लोगों के इन सवालों को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये बात मैं पार्टी और सरकार के बीच जरूर रखूंगी। धन्यवाद। हाँ सक्सेना जी, मैं बस पार्टी ऑफिस पहुंच ही रहा हूँ। अब पापा ने मुझे पार्टी का महासचिव बनाया है तो मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं ना सक्सेना जी। हमें बस हमारा सदस्यता अभियान जारी रखना है और हमें बस इस बात का ख्याल रखना है कि पापा ने जो हमें जिम्मेदारियां दी हैं हम उस पर खरे उतरे। जी चलिए मैं आ रहा हूँ। ओके। अरे शीला, तुम? सोनाली कहाँ है? आप नाश्ता शुरू कीजिए, वो आपके लिए ऑमलेट बना के लेकर आ रही हैं। ओहो, मुझे वैसे भी देरी हो रही है। मुझे पार्टी ऑफिस पहुंचना है। मेरे को फोन पे फोन आ रहे हैं। तुम एक काम करो, सोनाली को जल्दी भेजो। ठीक है। हाँ रघुवीर जी, तो सुंदरपुर के क्या हाल है? ओह, तो वो खबर सच है कि वहां से इस बार चुनाव रजनी वर्मा जीतने वाली है। कमाल की बात है ना रघुवीर जी। उस पार्टी की छवि जनता में वहां खराब हो रही है और उसी पार्टी की विधायक वहां से चुनाव जीतने वाली है। हाँ मैं समझ सकता हूँ, वहां से कोई ऐसा उम्मीदवार खड़ा ही नहीं हुआ जो उनके खिलाफ जीत सके। नतीजे आज ही निकलने वाले हैं और रजनी वर्मा को राजनीति तो आती ही है। आखिर राजनीति के तौर तरीके उसने पापा से ही तो सीखे। चलिए ठीक है। सोनाली, मुख्यमंत्री जी, क्या बात है लड़का? राज्य की सत्ता में आने के लिए बलदेव सिंह ने सारे जोड़ तोड़ शुरू कर दिए। किसी भी तरह से वो विधायकों को तोड़ना चाहते हैं, अपनी तरफ मिलाना चाहते हैं। मुझे याद है लड़का, हम लोगों के बीच जब बलदेव सिंह बैठते थे तो कहा भी करते थे कि आज की राजनीति यही है, गरीबों के साथ वादे और अमीरों के साथ सौदे। सिर्फ वादे करके वोट हासिल किए जाते हैं और सौदेबाजी विधायकों से होती है। वही हो रहा मुख्यमंत्री जी, सौदेबाजी जारी है। साम दाम दंड भेद यानी कि सारी नीतियां अपनाई जा रही है और इस बात में कोई शक भी नहीं कि कुछ विधायक उनकी बातों में आ जाए। यह हमारे लिए चिंता का विषय तो है लल्लन, लेकिन इसकी कोई काट मुझे नजर नहीं आ रही। काट तो ढूंढनी पड़ेगी मुख्यमंत्री जी, चाहे जैसे भी ढूंढे। ऐसे समय पर तो आपको और भी सतर्क हो जाना चाहिए। रिश्तों को रिवाइज कीजिए मुख्यमंत्री जी, तभी तो सरकार बचेगी। एक तरफ बलदेव सिंह और दूसरी तरफ शारदा देवी। बलदेव सिंह आग लगाने वाले हैं तो शारदा देवी दूसरी तरफ ईमानदारी की हवा देने वाली है। आपको दोनों का इलाज तो ढूंढना ही पड़ेगा मुख्यमंत्री जी। मैंने शारदा देवी की काट के तौर पर ही रजनी वर्मा को पार्टी के टिकट पर खड़ा किया है, क्योंकि वो शारदा देवी के कट्टर विरोधी हैं, क्योंकि पुरानी कड़वाहट है। शारदा देवी का जवाब रजनी वर्मा बन सकती है। अरे हाँ, वो सुंदरपुर का चुनाव नतीजा आने वाला था, क्या हुआ? हाँ, अब तक तो नतीजा आ जाना चाहिए था। लीजिए, नतीजा आ गया। ये चुनाव बिना लल्लन क्रिकेट की तरह होता है।
आखिरी बॉल तक अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। पूछो 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 पूछो। हाँ चतुर्वेदी जी, क्या सच? अरे इस बात की उम्मीद तो पूरे पार्टी को थी। अभी अभी मुख्यमंत्री जी तो इसी बात पर चर्चा कर रहे थे। हाँ हाँ, धन्यवाद धन्यवाद भाई। बधाई हो मुख्यमंत्री जी, जीत हमारे पार्टी की हुई है। वाह। और बहुत बड़े अंतर से रजनी वर्मा सुंदरपुर से जीती है। चलो अच्छा हुआ भाई। अगर रजनी वर्मा चुनाव हार जाती तो ये हार का ठीकरा भी मेरे ही सर फोड़ा जाता, ये कहकर कि 8,000 करोड़ के घपले घोटाले की वजह से हमारी पार्टी चुनाव हार गई। अब इस जीत से कम ये पता लग गया है कि हमारी पार्टी पर से जनता का विश्वास अभी भी टूटा नहीं है। मैं तो यही कहूंगा मुख्यमंत्री जी कि आपने तो रजनी वर्मा के तकदीर ही संवार दिए। चतुर्वेदी जी बता रहे थे कि वो विजय जुलूस के साथ दफ्तर ही जा रही हैं। अच्छा, रजनी वर्मा जिंदाबाद, रजनी वर्मा जिंदाबाद। किसी ने सच कहा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं, चाहे जितने संघर्षों के बाद मिली हो, लेकिन आखिर सफलता मिल ही गई। आज आप सुंदरपुर की विधायक। हाँ शांतिलाल जी, लक्ष्य इसे ही कहते हैं। वो किसी ने सही कहा है कि सपने वो नहीं होते जो हम बंद आंखों से देखते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो आंखों की नींद उड़ा दे। मैं भी अपने सपने को लेकर अपना चैन सुकून सब कुछ खोकर राजनीति में एक मुकाम बनाने की कोशिश में लगी। मुझे बस एक ऐसी ही शुरुआत चाहिए। मुबारक हो, आपको आपकी मंजिल मिल ही गई। नहीं शांतिलाल जी, ये मंजिल नहीं, ये तो रास्ता है। अभी रास्ता मिला है, मंजिल तक पहुंचना तो अभी बाकी है। अब शारदा देवी से लड़ाई आमने सामने की होगी। वो जीवन नगर से विधायक हैं और मैं सुंदरपुर से विधायक। अफसोस की बात है तो सिर्फ इतनी कि वो भी मेरी ही पार्टी से। कितना अच्छा होता अगर वो ये पार्टी छोड़ देती। और इस बात की भूमिका तो बहुत पहले से बनने लगी है। इस प्रदेश की समस्या तो सरकार को लेकर खड़ी हुई है। सरकार पर जो इल्जाम लगे देखना होगा मुख्यमंत्री जी ये सरकार और अपनी कुर्सी कैसे बचा पाते हैं। एक बात तो मैं अच्छी तरीके से समझ चुका हूं प्रदीप जी, कि मां और पापा के बीच दरार डालने का काम आप ही ने किया है। आप विरोधियों से मिले हुए हैं, पता नहीं किसके कहने पे आपने ये काम किया है। मां, आपको इनसे सावधान रहना चाहिए। जिंदगी का भंवर है। पापा, आपको पता है रजनी देवी सुंदरपुर से चुनाव जीत गई है। उनकी ये जीत तो पहले से ही तय थी, क्योंकि उनके सामने कोई बड़ा विरोधी नहीं खड़ा हुआ था। पापा, लेकिन रजनी वर्मा के बारे में सुना है कि पिछली बार वो हमारी ही पार्टी के खिलाफ खड़ी हुई थी, तो इस बार उन्हें अपनी ही पार्टी से टिकट देने की कोई खास वजह? वजह यह है कि हमारे मुख्यमंत्री जी रजनी वर्मा जी को टिकट दिलवाना चाहते थे और इसी वजह से उन्हें टिकट दे दिया गया। यही बात तो मैं भी जानना चाहता हूँ पापा, कि हमारी पार्टी के नेताओं में ऐसी क्या कमी जो रजनी वर्मा को पार्टी की सदस्यता देके चुनाव के लिए खड़ा किया गया? नहीं, नेताओं की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी रजनी वर्मा जी को टिकट दिलवाना चाहते थे और मैं इस बात का विरोध करके रिश्तों में कोई कड़वाहट नहीं लाना चाहता था, इसलिए मैंने कोई एतराज नहीं किया। पापा, आपने एतराज नहीं किया, पर क्या पार्टी के नेताओं में इसके प्रति निराशा का माहौल नहीं बनेगा? क्या पार्टी के प्रति उनकी आस्था में कमी नहीं आई?
जो इतने सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, इस उम्मीद पर कि किसी दिन पार्टी उन्हें भी टिकट देगी और उन्हें भी मौका मिलेगा। हाँ बेटे, आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि किसी नए आदमी को अचानक टिकट देकर उसे एमएलए बना देना, ये बात यकीनन सीनियर नेताओं को बहुत बुरी लगी होगी, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं। क्योंकि ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी ने रखा था और उनकी बात को रखते हुए मैं भी मजबूर हो गया। लेकिन ये भी तो समझना चाहिए पापा कि इसके पीछे मुख्यमंत्री जी की क्या मंशा रही होगी। रजनी वर्मा को मुख्यमंत्री जी ने जो ताकत दी है, उस ताकत का इस्तेमाल वो किस पर करने वाले? कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। अभी आदित्य का फोन आया था, वो बता रहा था कि आज सूर्या केवट की पुलिस रिमांड खत्म हो चुकी है, आज उसे जेल में भेज दिया जाएगा। माँ, आओ बेटा, बैठो। कैसे आना हो राजवीर? क्या मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता माँ? अगर मिलने आए हो तो कोई बात नहीं। मैं समझी थी तुम्हारे पापा ने कहीं राजनीतिक आकांक्षा के तहत तो तुम्हें यहाँ नहीं भेजा। माँ, आजकल आप हर बात को राजनीति की नजर से क्यों देखती हैं? मैंने देखा है अगर उस घर में प्यार है तो भी उसकी वजह राजनीति है, अगर नफरत है तो उसकी वजह भी राजनीति है। अपनापन, विश्वास, रिश्ता, वो भी राजनीति है उस घर में, वरना मैं वो घर छोड़कर नहीं आती। चलिए माँ, घर वापस चलिए। राजनीति को लेकर रिश्तों में टकरार अच्छा नहीं है। वहां पापा अकेले हैं, यहाँ आप अकेले हैं। इस वक्त आप दोनों को एक दूसरे के साथ होना चाहिए ताकि आप लोग एक दूसरे का साथ दे सकें, एक दूसरे की हिम्मत बन सके। मैं तुम्हारे पापा की कमजोरी ना बनूं, इसलिए मैंने वो घर छोड़ा है। वैसे भी शर्त तो उन्हीं की थी, अगर मुझे उस घर में रहना है तो वही राजनीति करनी होगी जो वो चाहते हैं। आप पापा के बारे में गलत सोच रही हैं। तुम अपने पिता को कितना समझ पाई ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं उन्हें अच्छी तरह समझ गई हूँ। तुम मेरे बेटे हो, जब भी मुझसे मिलना है तो तुम आ सकते हो। तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, लेकिन मेरे लिए तो उस घर के दरवाजे बंद हो ही चुके हैं। पता नहीं मेरी बेटी की मौत की जिम्मेदार कौन है, लेकिन मैं मीनाक्षी की मौत को भूल नहीं सकती। भूल तो हम भी नहीं पाएंगे माँ। और अब तो ये बात भी सामने आ चुकी है कि सूर्या केवट आदित्य से बदला लेना चाहता था और गलती से मीनाक्षी को गोली लग गई। पापा तो यही कहते हैं कि अगर आपने मीनाक्षी की शादी का फैसला यूं चुपचाप ना किया होता तो आज मीनाक्षी के साथ यह हादसा नहीं होता। आपको शायद ये बात पता नहीं है कि आज जब सूर्या को कोर्ट पे पेश किया गया था तब उसे कुछ रिपोर्टर्स ने भी यही सवाल किया था कि जब उसे आदित्य से बदला लेना था तो उसे ये बात कैसे पता चली कि आदित्य और मीनाक्षी की शादी शिव मंदिर में हो रही है।
लेकिन इस बात का सूर्या केवट के पास में कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ये बात तो किसी को पता ही नहीं थी कि आदित्य और मीनाक्षी की शादी वहां शिव मंदिर में होने वाली है। वो आदित्य को मारकर मीनाक्षी के रास्ते से उसे हटाना चाहता था, और उसे भेजने वाले ने उसे पहले से बता के रखा हुआ था कि आदित्य और मीनाक्षी की शादी शिव मंदिर में होने वाली है। फोन पर यही सारी बातें हो रही थी जो हम आपको बताना चाहते हैं। एक बात तो मैं अच्छी तरीके से समझ चुका हूं प्रदीप जी, कि माँ और पापा के बीच दरार डालने का काम आप ही ने किया। आप विरोधियों से मिले हुए हैं, पता नहीं किसके कहने पे आपने ये काम किया है। माँ, आपको इनसे सावधान रहना चाहिए। आपने मुझसे जो वादा किया वो निभाया, आपने जो कहा मुझसे वो पूरा करके दिखाया। राजनीति में वादा खिलाफी करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन वादा निभाने वाले सिर्फ आप हैं। अब मेरे लिए क्या हुक्म है, आगे मुझे क्या करना है? जिंदगी एक भंवर है। मैं तो सावधान रह लूंगी बेटा। अगर तुम्हें समय मिले तो तुम अपने पापा को समझाना कि वो उठा सकते हैं तो ये सवाल जरूर उठाए कि सूर्य के बेटे को शिव मंदिर किसने भेजा। हो सकता है मेरी मीनाक्षी की मौत का असली राज खुल जाए। नमस्कार मुख्यमंत्री जी। नमस्कार नमस्कार, आइए बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, बहुत एहसानमंद हूँ आपकी। आपके इस एहसान को मैं जिंदगी में कभी नहीं चुका पाऊंगी। अरे नहीं नहीं रजनी जी, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, राजनीति में एहसान कोई किसी पर नहीं करता। कुछ मैं आपके लिए करूंगा, कुछ आप मेरे लिए करेंगी, और ये तो आपकी प्रतिभा है जिसे मैंने परखा है। मुख्यमंत्री जी, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मेरे लिए तो आप ही भगवान हैं। आपने मुझसे जो वादा किया वो निभाया, आपने जो कहा मुझसे वो पूरा करके दिखाया। राजनीति में वादा खिलाफी करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन वादा निभाने वाले सिर्फ आप हैं। अब मेरे लिए क्या हुक्म है, आगे मुझे क्या करना है? पापा, आज मैं माँ से मिलने गया था। क्या? हाँ पापा, मैंने सोचा एक बार माँ को समझा के देखता हूँ, शायद माँ का गुस्सा उतर गया। तो फिर क्या कहा शारदा? पापा, उन्होंने आने से इनकार कर दिया, और अब तो ये बात भी सामने आ चुकी है कि सूर्य केवट ही आदित्य को रास्ते से हटाने के लिए उसे मारने गया। तो जाहिर सी बात, माँ का शक तो आप पे ही जाएगा।